हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि फिर से ये यूएस का और ईरान का वॉर है, वो स्टार्ट हो गया है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सीज़ फायर हो गया और बात अब आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन फिर भी ये स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन अब ये है कि वर्ल्ड की इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है यूएस की, फिर भी वो ईरान को ब्रेक नहीं कर पा रही है। ईरान ये वॉर खत्म नहीं कर पा रही है। ईरान के साथ ये वॉर खत्म नहीं कर पा रही है। तो आखिर इसका कारण क्या है? तो अगर आप इसके डीप एनालिसिस करें तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको पता चलेंगे कि यूएस क्यों मजबूर है या ईरान कैसे सर्वाइव कर रहा है। ये देखिए, आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा होगा जिसमें अ 1-2 दिन पहले का ही खबर है कि वापस से ये सीज़फायर अ, खत्म हो गया और वापस यूएस और ईरान भिड़ गए फिर से। तो अगर आप देखें तो यूएस एक मिलिट्री जायंट है जो अ, ज जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऑब्वियसली, नो डाउट। और ईरान डेकेड्स ऑफ सैंक्शन फेस कर रहा है। तो एक तरफ देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मिलिट्री जायंट यूएस है जिसके पास सब कुछ है, पावरफुल है। फिर भी वो फुल स्केल वॉर ईरान के साथ नहीं कर पा रहा है या फिर इस वॉर को खत्म नहीं कर पा रहा। तो और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक ईरान है जो 10 सालों से या कई सालों से मान के चलो कि यूएस का सैंक्शन झेल रहा है और आइसोलेटेड है एक तरह से देखा जाए तो पूरे गल्फ से भी जो बाकी कंट्री है आसपास के जो कंट्री है उससे और यूएस के सैंक्शन के कारण काफ़ी आइसोलेशन उसको फेस करना पड़ता है। इतना लिमिट होने के बाद भी वो फिर भी इस इन्वेजन को या इस वॉर को सरवाइव कर रहा है और एक मुकाबला कर रहा है और यूएस को मतलब ये सोचना पड़ रहा है कि भाई हम क्या करें, आगे क्या करें? तो ये ईज़ी गेम नहीं है। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूएस अ, रोक रहा है कि ये वॉर फुल स्केल नहीं करने के लिए या ख़त्म करने के लिए। मतलब यूएस के पास भी कुछ कंस्ट्रेंट है। ऐसा नहीं है कि आप मिलिट्री पावर हैं तो आप कुछ भी जाके कर दें, कहीं पे भी जाके बॉम्बिंग कर दें और पूरा इन्वेज़न कर दें। देयर इज़ अ लिमिट। वहाँ भी संसद है, वहाँ भी हाउस है, वहाँ भी लॉ मेकर है, वहाँ भी बजट और डिफेंस है, तो वहाँ भी क्वेश्चंस होते हैं जो वहाँ के पॉलिसी मेकर हैं। तो इट्स नॉट दैट ईज़ी। उसके बाद ईरान के पास ऐसा क्या है जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है, या ईरान मतलब अपने आप को डिफेंस कर रहा है इतना स्ट्रांगली और अभी तक इस वॉर में बना हुआ है और कड़ा जवाब दे रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये इतना लंबा चल रहा है। तो देखिए, मैं आपको एक-एक करके ये सारे पॉइंट बताता हूँ आगे चल के। सबसे पहले तो आप समझिए कि ये ईरान की ज्योग्राफी क्या है? क्योंकि ईरान की जो ज्योग्राफी है ना, वो इसको एक तरीके से ब्लेसिंग है। पहली बात तो ये छोटा देश नहीं है। ये इराक जैसा कोई छोटा देश नहीं है कि आप यूएस ने पहले भी इराक और अफ़गानिस्तान में जो किए थे मिलिट्री ऑपरेशंस और उससे उन लोगों ने कुछ ख़ास जीत नहीं पाया। तो इराक छोटा देश है जिसमें आपको आसान है। यूएस के लिए भी आसान हुआ था जब पास्ट में यूएस ने कई सारे ऑपरेशंस किए थे इराक में और अफ़गानिस्तान में। लेकिन ईरान जो है वो इराक जैसा नहीं है, उसके 4 गुना के बराबर है, पहली बात। काफ़ी बड़ा है और लगभग 90 मिलियन पीपल यहाँ रहते हैं और 90 मिलियन पीपल ऐसा नहीं है कि एक एक ऐसा जगह है जहाँ पे रहते हैं या कोई पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं या अ, देश के किसी एक हिस्से में ज़्यादा आबादी है या देश के किसी दूसरे हिस्से में कम आबादी है, ऐसा नहीं है। ये जो 90 मिलियन ऑफ पीपल है, अक्रॉस द कंट्री कहीं न कहीं चारों तरफ फैले हुए हैं। मतलब इनकी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर हिस्से में नहीं है। देखा जाए तो इनका काफ़ी डिस्पर्स पॉपुलेशन है जो अक्रॉस द कंट्री फैला हुआ है, पूरे देश के में कहीं न कहीं फैला हुआ है। तो वो प्रेजेंस ऑफ पीपल वहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि वो आइसोलेटेड एक एक जगह में है और एक पूरी जगह खाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ और तीसरी चीज़ ये है कि इनके जो
माउंटेन टेरेन है, जो जो इनको घेर के कवर करके रखा है, वो इनके लिए नेचुरल डिफेंडर है। क्योंकि इसमें ना तो आपकी मिलिट्री लॉजिस्टिक आप इसमें भेज सकते हैं, ना ही आप ग्राउंड इन्वेजन कर सकते हैं या ग्राउंड पे मिलिट्री उतार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको ये टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है और इसमें मिलिट्री ऑपरेशन करना, सर्वाइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो एक तरीके से एक सेवियर है वो ईरान के लिए। दूसरी चीज़ इनकी जो मिलिट्री बेसेस हैं या मिसाइल के बेस हैं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक जगह नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये 4 गुना बराबर है। इट मीन्स कि कंट्री बड़ी है, ईरान बड़ा है। तो इनके जो मिलिट्री के जो बेसेस हैं और मिसाइल के जो बेसेस हैं या न्यूक्लियर बेसेस हैं, वो काफ़ी दूर-दूर तक हैं एक-दूसरे से। तो आप ऐसा नहीं है कि एक जगह आपने कब्ज़ा कर लिया तो दूसरा वाला भी नज़दीक है, आप जा करके उसको कैप्चर कर लोगे, ऐसा नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह कैप्चर करने में आपको काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी दूरी तय करना पड़ेगा और ये आसान नहीं होगा। तो पहली जो बात है कि ईरान की ज्योग्राफी, ये काफ़ी फ़ेवरेबल है ईरान के लिए और ये इसके लिए एक बड़ा फैक्टर है और काफ़ी हेल्पफुल है ईरान के लिए। दूसरी अगर बात देखें, तो अमेरिका ने पहले ही ये लेसन ले चुका है क्योंकि अमेरिका ने जो भी ऑपरेशंस किए इराक और अफ़गानिस्तान में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किया, काफ़ी पैसे खर्च करे, पर कुछ खास रिज़ल्ट उसके निकले नहीं उससे उससे। व बाद में हुआ क्या कि मिडल ईस्ट जो पब्लिक है, वो यूएस के फोर्सेस को सपोर्ट तो करती नहीं है और बाद में वही हो गया कि उनको वहाँ से जाना पड़ा आफ्टर ऑल। और तीसरी चीज़ ये है देखा जाए तो कि आखिर कब तक आप दूसरे देशों में पैसे खर्च करोगे बिना आउटपुट के? यूएस में भी तो पॉलिसी मेकर हैं, जो लॉ मेकर हैं वो क्वेश्चन करेंगे कि भाई आपने इतने पैसे खर्च करे हैं इराक में और अफ़गान में, हुआ क्या आपको? तो ये ऐसा है कि ये यूएस लेसन ले चुका है पहले ही इराक और अफ़गानिस्तान में, तो उसको ये लग रहा है कि भाई इतने पैसे खर्च करने के बाद भी हमारा आउटपुट क्या निकलने वाला है? तो वो वर्थ है कि नहीं, ये भी देखना है हमको। तो पहला कारण तो मैंने आपको ईरान की ज्योग्राफी बता दी। दूसरा कारण ये देखिए कि ईरान का जो मिसाइल डेटरेंट है, मतलब कि ये एक तरीके से काफ़ी सस्ता और अपने आप को सेवियर है, एक तरीके से देखा जाए तो। ये उतना जो यूएस का क्या एक टैक्टिस है अगर देखा जाए तो इनका जो प्लान है कि दे हैव काफ़ी एक्सपेंसिव मिसाइल्स और काफ़ी खर्चीले उनके पास इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ईरान के पास ऐसा नहीं है। दे हैव मिसाइल्स जो कि लो कॉस्ट है और वो क्या कर रहा है कि उनके जो हाई कॉस्ट मिसाइल्स हैं, उनको डेविएट करने में या फिर उनको देखा जाए तो अटैक करने में काफ़ी फ़ीज़िबल है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि मिसाइल ईरान की जो मिसाइल है, एक तो क्या है कि मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा मिसाइल अगर देखा जाए तो ईरान अपने पास रखता है। बिगेस्ट मिसाइल फ़ोर्स अगर आप मिडल ईस्ट में देखा जाए तो ईरान ही है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मिसाइल जो ईरान के पास है, वो काफ़ी ईज़िली जो यूएस के बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं ईरान के आस-पास के देशों में, उसको आसानी से हिट कर सकता है। तो यूएस अगर ईरान पे हिट करता है, तो यूएस ने ईरान ने क्या कर दिया है कि भई करो आप मुझे हिट, मैं उन देशों पे हिट कर रहा हूँ, जो जहाँ पे यूएस के मिलिट्री बेस है। जैसे कतर हो गया या अरब हो गया, तो इन सारे देशों में जो यूएस के मिलिट्री बेसेस है, उस पे ईरान अटैक कर रहा है। इसलिए कि इनके जो मिसाइल है, वो वहाँ तक आसानी से पहुँच रहे हैं और जब ये उनको मिसाइल करेगा, उनको मिसाइल मारेगा, तो ऑब्वियसली ये यूएस को कंप्लेन करेंगे और फिर यूएस बीच में फँस रहा है कि भाई अगर हम ईरान को मार रहे हैं, तो ये बाकी सारे लोगों को मार रहा है और ये लोग वापस मेरे पास आ रहे हैं। तो एक तरीके से सिर्फ यूएस ईरान को जब हिट कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान यूएस के बीच में नहीं रह जाता है। ये पूरे मिडल ईस्ट में हो जा रहा है क्योंकि सारे देश को ये इन्वॉल्व कर ले रहा है ईरान। तो पूरा जो रीजनल रिटेलिएशन है, वो बढ़ जा रहा है। मतलब रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो काफ़ी बढ़ जा रहा है।
तो ये टैक्टिस और ये देखा जाए तो ईरान प्ले कर रहा है। तो ये दूसरा कारण हो गया बचने के लिए या ईरान को डिफेंस करने के लिए अगर देखा जाए तो पहली बात मैंने बताई कि ज्योग्राफी काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरा कि ईरान का जो अपना एक तरीके से देखा जाए तो ये गेम है जो इसने प्लान किया है एक तरीके से पूरा वॉर का अ, टैक्टिस जो प्लान किया है वो काफ़ी अच्छा है हद तक और इसको काफ़ी हेल्प हो रहा है अभी तक ईरान को इस तरीके से कि आस-पास के नेबरिंग कंट्री को मिसाइल करते रहो और वो ऑब्वियसली क्योंकि यूएस तक तो इनके मिसाइल जा नहीं सकते और जो यूएस के बेसेस आस-पास में है उसको मार गिराओ। फिर ऐसे में बाकी कंट्री जब इसमें आ जाएँगी तो वो वॉर के चांसेस बढ़ जाएँगे, रिटेलिएशन बढ़ेगा, तो फिर एस्केलेशन बढ़ेगा, तो फिर यूएस को तो रुकना ही पड़ेगा ये। तो ये इनका जो टैक्टिस है वो काफ़ी कमाल का है। ये इनको काफ़ी हेल्प कर रहा है अभी तक। तीसरा देखा जाए तो ईरान सिर्फ़ ईरान में रह के नहीं कर रहा है ये सारी चीज़ें। वो क्या कर रहा है कि अपने देश के आस-पास मतलब ईरान के आस-पास में जितनी भी देशेज़ हैं उसके नेबरिंग कंट्री देखा जाए तो सीरिया हो गया, इराक हो गया, लेबनान हो गया, यमन हो गया, गाज़ा हो गया। यहाँ पे इसने एक प्रॉक्सी नेटवर्क बना के रखा है जैसे हिज़्बुल्लाह और जो दूसरे भी आतंकवादी ग्रुप हैं जो बेसिकली क्या करते हैं कि ईरान की तरफ से दूसरे देशों पे फायर करते हैं या ईरान को सपोर्ट करते हैं। अगर इज़राइल को मान के चलो कि जब ईरान बाकी देशों में फायरिंग कर रहा है या मिसाइल दाग रहा है, तो उस बीच में ये जो देश हैं सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान जो भी देश हैं, ये इसके आस-पास के देश हैं, इनके प्रॉक्सी नेटवर्क यहाँ एक्टिव हो जाते हैं और वो किसको फिर बॉम्बिंग करेंगे, वो करते हैं इज़राइल को या आस-पास के देशों को, तो वो साथ में मिलके करते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि एक साथ में काफ़ी मतलब देखा जाए तो एक साथ में काफ़ी सारा कंट्री आ जाता है या काफ़ी सारा फ्रंट एक साथ मिल कर के ये लोग प्रेशर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बार में मल्टीपल फ्रंट से अगर देखा जाए, तो ये वॉर स्टार्ट कर रहा है ईरान और वो प्रॉक्सी के हेल्प से। तो इनका ये फ़ायदा है और प्रॉक्सी जो हैं, वो डायरेक्ट उसमें कंट्री इन्वॉल्व नहीं हो पाती है, फिर प्रॉक्सी तो प्रॉक्सी है, वो कहीं भी किसी भी आस-पास के देश में छुप के स्टार्ट कर देगा अपना मिसाइल और जो भी है। तो इस तरीके से वो प्रॉक्सी का हेल्प लेकर के काफ़ी एक बार में साइमल्टेनियसली काफ़ी जगह पे कई फ्रंट क्रिएट कर दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं और ऐसे में फिर उस रीजन में भी इनस्टेबिलिटी आ रही है बट ये ईरान उसको छोड़ नहीं रहा है और प्रॉक्सी का पूरा हेल्प ले रहा है। तो ये आपको तीसरा पॉइंट पता चला। चौथा जो गेम है वो ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। भाई आप मुझ पे मारोगे, मैं क्या करूँगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दूँगा। तो क्या हो रहा है कि आपने काफ़ी सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसके बारे में बताने की तो ज़रूरत है नहीं। ये ही एक ऐसा तरीका है जहाँ से आप ऑयल निकाल सकते हैं और ज़्यादातर ऑयल्स यहाँ से निकलते हैं। तो वर्ल्ड के काफ़ी सारे ऑयल शिपमेंट यहाँ से निकलते हैं नो डाउट पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे और उसका सीधा-सीधा कंट्रोल ईरान के पास है और ईरानियन आर्मी के पास है, ईरानियन नेवी के पास है। तो अगर आप कुछ भी आई मीन यूएस कुछ भी करता है, तो सबसे पहला एक्शन जो है आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। दूसरा क्या है कि इतना बड़ा मार्केट शेयर अगर मार्केट इतना बड़ा ऑयल्स अगर यहाँ से जा रही है, ऑयल और नेचुरल गैस की जो शिपमेंट है यहाँ से जा रही है, अगर इसको ईरान कहीं भी रोकता है, तो सबसे पहला आपको दिखेगा मार्केट का रिएक्शन। डिस्ट्रक्शन इन एनर्जी प्राइस स्पाइक ग्लोबली सबसे पहले तो प्राइस बढ़ता है और ऑब्वियसली कोई यहाँ से जा नहीं पाएगा तो बाई सेल होगा नहीं, तो फिर एनर्जी क्राइसिस होगा, प्राइस स्पाइक करेगा और फिर कियोस्क होगा पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि देखा जाए तो इसके आसपास ही पूरी इकोनॉमी रिवॉल्व करती है। बिना ऑयल और गैस के कोई इकोनॉमी का हम बात ही नहीं कर सकते। तो इनके पास एक काफ़ी अच्छा ग्रिप है कि भाई अगर कुछ भी करोगे तो हम सीधा आके यहाँ बैठ जाएँगे और तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे। तो ये काफ़ी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के लिए। तो ये इनका एक तरीके से देखा जाए तो चौथा बड़ा प्लस पॉइंट है ईरान के लिए। तो ये सारी चीज़ें करके
ईरान जो है वो अब तक कंट्रोल बनाए हुए है, सर्वाइव कर रहा है। अच्छा, आगे अगर आप यूएस की बात करें, तो यूएस के पास भी कंस्ट्रेंट है। ऐसा नहीं है कि यूएस काफ़ी पावरफुल है, तो वो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जाके कुछ भी कर सकता है। दे हैव देयर कंस्ट्रेंट टू। और वो क्या है, आप देखिए, तो यूएस का नेशनल डेब्ट, तो क्या है कि यूएस अब तक 39 ट्रिलियन के नेशनल डेब्ट पे बैठा हुआ है और उसका इंटरेस्ट पे किया है उसने 2026 में 616 बिलियन, 616 बिलियन सिर्फ एक साल में इंटरेस्ट पे कर रहा है यूएस। और ये जो आप इंटरेस्ट देख रहे हैं, यूएस के काफी सारे वेलफेयर प्रोग्राम के बराबर है, इनफैक्ट उससे ज्यादा है। हर देश आपको पता होगा जैसे वेलफेयर प्रोग्राम चलाते हैं, इंडिया में भी है, जैसे काफी सारे वेलफेयर प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जन धन योजना या काफ़ी सारे वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट भी चलाती है इंडिया में, उसकी कॉस्टिंग होती है, वो गवर्नमेंट बेयर करती है। वैसे यूएस में भी वेलफेयर प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उन कई सारे प्रोग्राम के बराबर का अमाउंट तो सिर्फ वो इंटरेस्ट पे करने में लगा रही है। इस ऑलरेडी इकोनॉमिक क्रंच के बीच में रिसेंटली पेंटागन ने रिक्वेस्ट किया था 1 ट्रिलियन ऑफ डिफेंस बजट। अब तक की यूएस हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिफेंस बजट देखा जाए तो पेंटागन ने आ, मांगा था अपने डिफेंस के लिए, मिलिट्री को बढ़ाने के लिए। तो अब ऐसा है कि यूएस ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ बिलियन एनुअली सर्विस डेट में पे कर रहा है, तो ऐसे में उसको डिफेंस बजट बढ़ाना काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपको ये भी तो देखना है, इकोनॉमी भी तो देखनी है। दूसरा चीज अगर आपको कंपेरिजन में दिखाऊं कि 2025 में देखिए इनका डिफेंस बजट कितना था, 900 बिलियन डॉलर के पास। अब ये 2026 में कितना 1 ट्रिलियन की डिमांड कर रहा है। तो पैसा पेंटागन मांग रहा है क्योंकि उसको चाहिए वॉर के लिए, काफी सारे एक साथ में काफी सारे वॉर फ्रंट के साथ यूएस लगा हुआ है। यूक्रेन वार आप जानते ही हैं, ईरान के साथ वॉर चल ही रहा है। तो इनको चाहिए कि बजट इंक्रीज हो ताकि वो फाइट कर पाए, क्योंकि इनके जो कॉस्ट हैं वॉर के वो ज़्यादा हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है वो हमेशा पुश करता है या पुश कर रहा है कि नहीं भाई हम आपको पैसे नहीं देंगे या ये बजट शुड नॉट बी अलाउड। हाउस ऑफ कांग्रेस क्या है, अगर आप कांग्रेस क्या है, उनके यहाँ जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ लॉ है, वो उसको बोलते हैं कि ये कांग्रेस। तो बेसिकली एक तरीके से इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उनका एक संसद है जो पास करने नहीं दे रहा है, ये बजट उनको अलाउ नहीं कर रहा है कि भाई आप 1 ट्रिलियन की बजट ले लो, आप ऑलरेडी 39 ट्रिलियन पे बैठे हो और आप और बजट मांग रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या कर रहा है कि हाउस ने ऐसा बोला कि भाई आप एक रेजोल्यूशन लेकर के आओ और आप बिना ऑथराइजेशन के, मतलब बिना लॉ मेकर और के ऑथराइजेशन से, बिना हाउस के ऑथराइजेशन से आप ईरान में कोई और ऑपरेशन नहीं कर सकते, उस ऑपरेशन को लिमिट करना होगा आपको। ये बोला क्या कॉस्ट है, क्या वॉर पावर होने वाला है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। आप जानते होंगे मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं शायद, तो वो उनको काफ़ी ग्रिल कर रहा है ये लोग कि भाई आपका गेम क्या है? आपका स्ट्रैटेजी क्या है? आपका स्पेंडिंग क्या है? कब खत्म होने वाला है ये आपका लड़ाई, और कितना खर्च कर रहे हो आप? एंड गेम क्या है? इससे आउटकम क्या होने वाला है ना? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्वेश्चन हो रही है, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को देना है। और डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ भी है, यूएस अगर सारा पैसे डिफेंस पे खर्च करेगा, तो उनके जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं या यूएस के जो डोमेस्टिक नीड्स है, उनको भी तो फिल करना है। तो ये सारी कंसर्न है यूएस की, तो जो इनको ऑब्वियसली रोक रहा है कि डिफेंस को डिफेंस बजट को बढ़ा लें और कुछ भी इंक्रीज करें। आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है जिसने ये बजट प्रपोज किया। तो ये एक ट्रांसक्रिप्ट है जो इसने पब्लिश किया है, जिसमें ये बोल रहा है कि बजट रिक्वेस्ट 1.1 ट्रिलियन व्हिच इज 13% इंक्रीज इन फाइनेंशियल ईयर 2025। और ये बजट का आगे क्या करेंगे वो ये भी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। पर मेन मुद्दा यही है कि ये बोल रहे हैं कि ये बोल रहा है कि 1.01 ट्रिलियन चाहिए, इस बार 2026 का बजट होना चाहिए।
और वो बता भी रहा है कि मुझे ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ये भी बता रहा है कि मुझे कहाँ-कहाँ खर्च करने हैं पैसे और पिछले साल से कितना ज़्यादा चाहिए। जो कि पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये सारी चीज़ें चल रही है यहाँ पे और उनका जो डेप्थ है वो भी काफ़ी हाई है। दूसरा एक खबर देखिए, रॉयटर्स ने कवर किया है कि यूएस हाउस वोट फॉर मेजर्स दैट वुड एंड ईरान वॉर इन ब्लो टू ट्रम्प। जैसे मैंने बोला कि सब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आपका प्लान क्या है, एंड गेम क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है और बजट क्या होने वाला है आपका? आप युद्ध किए जा रहे हो, उससे आउटकम क्या आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें हो रहा है, तो इसने एक वो वोट पास किया है जो ऑब्वियसली इस पे काफ़ी सारा रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। जो ट्रम्प ऐसे डिसीजन ले रहे थे फ्रीक्वेंटली और बिना मतलब के, तो वो नहीं चलने वाला है। यहाँ पे थोड़ा-सा रोक लगने वाला है। और देखिए रूबियो ग्रिल्ड ऑन ईरान says यूएस won't swap sanction relief for स्ट्राइक। तो इनको ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जैसे मैंने बताया, तो इनको काफ़ी ग्रिल कर रहे हैं ये यूएस हाउस में कि भाई आप बताओ कि करने क्या वाले हो, होने क्या वाला है, कब तक चलेगा ये सारी चीज़। अंत में एक और सवाल आता है कि भाई आप सिर्फ एयर स्ट्राइक करके वॉर नहीं जीत सकते। बॉम्ब आप जो बॉम्बिंग कर रहे हो वो टारगेट डिस्ट्रॉय करेगा, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज नहीं करेगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। जैसे आपने देखा कि हुआ क्या कि खेमनाई के जाने के बाद एक नया उनका लीडर आ गया, तो और वो उन्हीं ग्रुप और गैंग का है, तो आप पूरा एक तरीके से देखा जाए तो चेंज नहीं कर सकते। पूरा एक पूरा एक सिस्टम चेंज नहीं कर सकते और वो उन्हीं के बीच का है, तो वो बॉम्बिंग करके नहीं हो सकता है। अच्छा, आप जितना भी बॉम्बिंग कर लो, लेकिन क्या है कि जिनके पास ये अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ है या जो एरिया ज़्यादा है, छुपने का जगह ज़्यादा है या नेचुरल माउंटेन है जैसे मैंने बताया आपको, वो काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो ऐसे में आपका एयर स्ट्राइक कितना हद तक अ, यूज़फुल है, वो देखना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आपने डैमेज किया, यूएस ने जो भी डैमेज किया, वो रीबिल्ड हो जाएगा। तो आप सिर्फ यूएस स्ट्राइक करके यू सिर्फ एयर स्ट्राइक करके आप नहीं इसको कर सकते खत्म। अच्छा, आप यूएस को लेशन क्या मिला है इससे कि सिर्फ मिलिट्री पावर से आप किसी भी चीज को जीत नहीं सकते। आपको इसके लिए लो कॉस्ट, जैसे मैंने बताया कि लो कॉस्ट डिफेंस वो भी एक जरूरी चीज है। जैसे ड्रोन्स हो गया लो कॉस्ट, मिसाइल हो गई लो कॉस्ट, तो वो भी बहुत जरूरी चीज है ताकि आप लंबे समय तक वॉर में सर्वाइव कर पाए। पॉलिटिकल सस्टेनेबल पाथ टू विक्ट्री, आपको पॉलिटिकल सपोर्ट भी चाहिए जो आपके कंट्री में होना चाहिए, तो भी आप लॉन्ग टर्म इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। तो जियोग्राफी और इकोनॉमी के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। पॉलिटिक्स ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म वॉर के लिए वो एसेंशियल है। तो यूएस ने रियल लेशन यही सीखा है कि भाई आप किसी के साथ नहीं भिड़ सकते हैं और भिड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही विन करोगे। देयर इज अ पॉइंट फॉर अदर्स टू सर्वाइव एंड डिफेंस देमसेल्फ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यूएस ने एक लेसन सीखा है कि भाई सब चीज़ें इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी देख के ही इनको कुछ करना होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला, अब देखो अब कब तक ये चलता है। अगर कोई इस पे अपडेट आएगा तो मैं नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। होप आपको कुछ समझ आया होगा कि भाई आखिर ईरान अपने आप को डिफेंस कैसे कर पा रहा है और यूएस के हाथ बंधे हैं तो कैसे बंधे हुए हैं और ये फुल फ्लेज क्यों नहीं कर पा रहा है। तो ये एक पॉइंट मैंने आपको समझाया। थैंक यू वेरी मच।